कि 2 चरणों में होने का कारण क्या है? एक साथ पूरे राज्य में इतने मतदान केंद्र और सुरक्षा व्यवस्था करना मुश्किल होता है। कौन कौन इलाके को पहले चरण और कौन कौन इलाके को दूसरे चरण में डाला जाता है? चुनाव आयोग पहले से तय करता है कि कौन से इलाकों में सबसे ज्यादा मतदाता है। विधानसभा क्षेत्र कैसे जज किए जाते हैं? मुख्य रूप से जनसंख्या के आधार पर किया जाता है कि दूसरा चरण 29 अप्रैल को होगा। इसमें उत्तर 24 परगना में 33 सीटें, दक्षिण 24 परगना में 31 सीटें और कोलकाता में 11 सीटें शामिल हैं। तो पहला चरण का जो वोटिंग हुआ में कुल 152 सीटों में से 92.28% रिकॉर्ड वोटिंग हुई, जो अब तक सबसे ज्यादा है। कौन कौन से मुद्दे पर ज्यादा लड़ाई छिड़ रही थी? मुख्य मुद्दों पर बहस नागरिकता और पहचान, बड़ी संख्या में वोटर लिस्ट बदलाव, नौकरी और आर्थिक समस्याएं और भ्रष्टाचार जैसे विषय थे। कि जो निर्वाचन आयोग है उनके रूल्स क्या हैं? कोई भी वोटर को प्रभावित करने वाले मुफ्त उपहार या प्रलोभन नहीं दिए जा सकते और सभी को अपने खर्च की सीमा का पालन करना होता है। सिक्योरिटी के मामले में कौन से अच्छे कदम रखे गए? करीब 2.4 लाख केंद्रीय सशस्त्र बल तैनात किए गए। आपका नाम वोटर लिस्ट में है लेकिन आप वोट नहीं दे पाते, और अगर ऐसा हो तो वो क्या कर सकता है? चुनावी खर्च की सीमा क्या थी? जो भी पार्टी खर्च करते हैं वो कहाँ से? इलेक्शन काफी दिलचस्प रहे हैं, खासकर हाल के सालों में जब से राजनीति में काफी बदलाव आए हैं। तो अभी जो वेस्ट बंगाल में इलेक्शन चल रही है वो कौन सी इलेक्शन है? अभी वेस्ट बंगाल में 2026 के असेंबली चुनाव चल रहे हैं, जो 2 चरणों में हो रहे हैं। पहला चरण 23 अप्रैल को हुआ था, जिसमें 152-25 सीटों पर वोटिंग हुई, और दूसरा चरण 29 अप्रैल को होगा, बाकी 142 सीटों पर। नतीजे 4 मई को आएंगे और इस बार बड़ी संख्या में वोटिंग हुई है, लगभग 92.52%, जो 2011 के बाद सबसे ज्यादा है। इस चुनाव में नागरिकता, पहचान और रोजगार जैसे मुद्दे भी अहम हैं, और टीएमसी और बीजेपी दोनों ही अपनी अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रही हैं। पहले तो ये बताइए कि 2 चरणों में होने का कारण क्या है? आमतौर पर बड़े राज्यों में चुनाव 2 या ज्यादा चरणों में होते हैं ताकि चुनाव प्रक्रिया को व्यवस्थित रखा जा सके, क्योंकि एक साथ पूरे राज्य में इतने मतदान केंद्र और सुरक्षा व्यवस्था करना मुश्किल होता है। इससे प्रशासन, सुरक्षा बल और चुनाव आयोग को बेहतर ढंग से तैयार होने का समय मिलता है, और इसी वजह से लोग आराम से वोट डाल पाते हैं। उसको कैसे बांटा जाता है? कौन कौन इलाके को पहले चरण और कौन कौन इलाके को दूसरे चरण में डाला जाता है? ये आमतौर पर कई फैक्टर्स पर निर्भर करता है। चुनाव आयोग पहले से तय करता है कि कौन से इलाकों में सबसे ज्यादा मतदाता है, सुरक्षा का माहौल कैसे है, या पहले किस चरण में वोटिंग हुई है। फिर ये देखा जाता है कि प्रशासन के लिए कौन सा चरण संभालना आसान होगा, ताकि दोनों चरणों में मतदान बराबर सुरक्षित और व्यवस्थित रहे। तो इस बार के जो असेंबली के वोट्स हैं, यानी कि अभी जो चल रहे हैं, उसमें बताइए कि पहला जो चरण है वो कहाँ कहाँ पे हुआ और जो दूसरे चरण है वो कहाँ कहाँ पे होंगे? इस बार के वेस्ट बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 2 चरणों में हो रहे हैं। पहला चरण 23 अप्रैल को 152 विधानसभा क्षेत्रों में हुआ, जबकि दूसरा चरण 29 अप्रैल को 142 शेष सीटों पर होगा। यानी पहले चरण में AC 1 से 70 और AC 203 से 258 तक के क्षेत्र शामिल थे, जबकि दूसरा चरण में बाकी सीटें थी। तो इसको पूरा इलेबोरेट कीजिए, हर एक जगह का नाम लीजिए कि पहला चरण AC 1 से 76, यानी इसका मतलब क्या हो रहा है वो पूरा बताइए। इस बार के वेस्ट बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में पहले चरण में कुल 152 विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग हुई, जो 16 जिलों में फैले हैं। खासकर उत्तर बंगाल के जिले जैसे कूच बिहार, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग। कुछ शुरुआती विधानसभा क्षेत्र जैसे AC 1 मैकलीगंज और AC 2 मठाबंगा भी शामिल हैं। दूसरा चरण शेष 142 सीटों पर 29 अप्रैल को होगा। विधानसभा क्षेत्र कैसे जज किए जाते हैं? आपने बताया कि 152 विधानसभा क्षेत्र 16 जिलों में फैले हुए हैं, तो ये कैसे डिसाइड की जाती है? तो विधानसभा क्षेत्रों का निर्धारण मुख्य रूप से जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। भारत में जनगणना के आंकड़ों को देखकर हर जिले या क्षेत्र को आबादी के हिसाब से विभाजित किया जाता है, ताकि हर एक क्षेत्र में लगभग बराबर संख्या में मतदाता हो। इसके बाद सीमा रेखाएं और भौगोलिक विशेषताएं देखी जाती हैं, ताकि सुविधाजनक और स्पष्ट सीमा वाली विधानसभा सीटें बनाई जा सके। दूसरे चरण की बात करते हैं कि आपने बताया कि दूसरा चरण 29 अप्रैल को होगा और वो 142 सीटों पर होगी। तो उसका उदाहरण दीजिए कि कौन कौन से सीट्स हैं, उसका पूरा नाम दीजिए और अलग अलग क्षेत्रों का विवरण भी कीजिए।
द्वितीय चरण के तहत वेस्ट बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में 29 अप्रैल को 142 सीटों पर मतदान होगा। इन सीटों का विभाजन AC 77 से 252 और AC 249 से 274 तक किया गया है। इसमें उत्तर 24 परगना में 33 सीटें, दक्षिण 24 परगना में 31 सीटें और कोलकाता में 11 सीटें शामिल हैं। दूसरे चरण में कितने जिले पर ये चीज़ें की गई है? दूसरे चरण में वेस्ट बंगाल के 2026 विधानसभा चुनाव में 29 अप्रैल को वोटिंग होगी और यह कुल 8 जिलों पर फैला होगा। इन जिलों में कोलकाता, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, हुगली, पश्चिम मिदनापुर, पूर्व मिदनापुर और वर्धमान पश्चिम शामिल है। पहला चरण का जो वोटिंग हुआ तो उसमें क्या लगता है कैसा गया वो वोटिंग? पहले चरण का वोटिंग वेस्ट बंगाल में 23 अप्रैल 2026 को हुआ, जिसमें कुल 152 सीटों में से 92.28% रिकॉर्ड वोटिंग हुई, जो अब तक सबसे ज्यादा है। ये वोटिंग 16 जिलों में फैली और इसमें खास तौर पर पहाड़ी, मैदानी और औद्योगिक क्षेत्रों का मिश्रण था। इस भारी मतदान के पीछे पहचान, नागरिकता और 2 प्रमुख पार्टियों के बीच मुकाबला जैसे फैक्टर थे। 2 प्रमुख पार्टियों के बीच कौन कौन से पार्टीज थे और कौन कौन से मुद्दे पर ज़्यादा लड़ाई छिड़ रही थी? इस बार वेस्ट बंगाल चुनाव 2026 में 2 मुख्य पार्टियां थीं, तृणमूल कांग्रेस TMC, जिसे ममता बनर्जी ने लीड किया, और भारतीय जनता पार्टी, जो इस बार बड़ी चुनौती लेकर आई है। मुख्य मुद्दों पर बहस नागरिकता और पहचान, बड़ी संख्या में वोटर लिस्ट बदलाव, नौकरी और आर्थिक समस्याएं और भ्रष्टाचार जैसे विषय थे। तो TMC में कौन कौन से मुद्दे उठाए गए और BJP में कौन कौन से मुद्दे उठाए जा रहे हैं? इस बार वेस्ट बंगाल चुनाव 2026 में TMC ने अपनी कल्याणकारी योजनाओं और बंगाली पहचान जैसे मुद्दों को उठाया, जबकि BJP ने सुरक्षा, पहचान, अवैध प्रवास और भ्रष्टाचार जैसे विषयों को अपना मुख्य एजेंडा बनाया। TMC ने दावा किया कि वे सामाजिक सुरक्षा और निरंतरता का वादा करते हैं, जबकि BJP ने युवाओं के लिए नौकरियों और उद्योगों के विकास का वादा किया और TMC पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। पहले तो जान लेते हैं कि जो निर्वाचन आयोग है उनके रूल्स क्या हैं इस इलेक्शन के। चुनाव आयोग ने वेस्ट बंगाल 2026 विधानसभा चुनाव के लिए 15 मार्च 2026 को कार्यक्रम घोषित किया और उसी दिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुआ। मतदान 2 चरणों में हुआ, पहला 23 अप्रैल और दूसरा 29 अप्रैल 2026 को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान हुआ। एक विशेष वोटर लिस्ट संशोधन अभियान के तहत करीब 90 लाख नाम हटाए गए और सभी संवेदनशील इलाकों पर कड़ी निगरानी रखी गई थी, ताकि एक सुरक्षित और प्रभाव मुक्त मतदान सुनिश्चित किया जा सके। बेसिक रूल्स क्या क्या होते हैं इलेक्शन कमीशन के पार्टियों के मुद्दे पर और जो लोग वोट देने जा रहे हैं उनके तरफ से कौन कौन से रूल्स होते हैं? चुनाव आयोग के बेसिक रूल्स में कई अहम चीजें शामिल होती हैं, जैसे किसी भी राजनीतिक पार्टी या उम्मीदवार को मतदाताओं को भ्रामक या गलत जानकारी देने से मना किया जाता है। कोई भी वोटर को प्रभावित करने वाले मुफ्त उपहार या प्रलोभन नहीं दिए जा सकते और सभी को अपने खर्च की सीमा का पालन करना होता है। साथ ही कोई भी आपत्तिजनक भाषण या नफरत फैलाने वाली सामग्री की अनुमति नहीं होती। चुनाव आयोग इन नियमों का सख्ती से पालन करवाता है ताकि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित हो सके। अब बात कर लेते हैं सिक्योरिटी की। इस बार के इलेक्शन में सिक्योरिटी के मामले में कौन से अच्छे कदम रखे गए हैं वो बताइए। इस बार के वेस्ट बंगाल चुनाव में सुरक्षा के लिए चुनाव आयोग ने बड़ी तैयारियां की। करीब 2.4 लाख केंद्रीय सशस्त्र बल तैनात किए गए, जिसमें 780 कंपनियों ने पूरे राज्य में शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी ली। हर पोलिंग बूथ की 100% वेबकास्टिंग हुई और खास बूथों पर AI सक्षम निगरानी भी रखी गई। इसके अलावा 8000 से अधिक बूथों को संवेदनशील माना गया और त्वरित प्रतिक्रिया टीमों को तैयार रखा गया ताकि किसी भी धमकी या गड़बड़ी पर तुरंत कार्रवाई हो सके। इन चीज़ों की तुलना कीजिए जो पिछले वोट्स हैं उन पर। पिछले 2021 के चुनावों की तुलना में 2026 में सुरक्षा का स्तर काफी बढ़ गया था। इस बार लगभग 2400 कंपनियां केंद्रीय सशस्त्र बल तैनात की गईं, जबकि 2021 में करीब 1000 कंपनियां थीं। सभी बूथों की 100% वेबकास्टिंग हुई और AI निगरानी भी जोड़ी गई, जिससे हर बूथ पर डिजिटल निगरानी हुई। संवेदनशील बूथों पर त्वरित प्रतिक्रिया टीमें भी तैनात की गईं, जिससे सुरक्षा पहले से ज्यादा मजबूत हुई। हर एक कंपनी में कितने जवान रहते हैं वो बताइए। हर कंपनी में तैनात जवानों की सटीक संख्या अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, लेकिन एक सामान्य अनुमान के मुताबिक एक CRPF कंपनी में करीब 135 जवान होते हैं, जबकि इस चुनाव में चुनाव आयोग ने कम से कम 72 जवान प्रति कंपनी तैनात रखने का न्यूनतम मान रखा था। डिफेंस के कौन कौन से क्षेत्र के सोल्जर्स रहते हैं इस वोटर की प्रक्रिया में?
चुनाव आयोग ने वेस्ट बंगाल 2026 के चुनाव में कुल 2321 कंपनियां केंद्रीय सशस्त्र बल तैनात की, जो किसी भी राज्य चुनाव में अब तक सबसे बड़ी संख्या है। इनकी तैनाती खासकर कोलकाता 273 कंपनियां, पूर्व वर्धमान 260 और हुगली ग्रामीण में सबसे ज्यादा हुई। सुरक्षा के लिए बॉर्डर जिले जैसे मुर्शिदाबाद और कूच बिहार पर भी खास निगरानी रखी गई। साथ ही 8000 से ज्यादा बूथों को संवेदनशील बताया गया था। दूसरे जो चुनाव हुए हैं अलग अलग राज्यों में, उसकी तुलना में जो सुरक्षा बल हैं वो ज़्यादा दी गई हैं वेस्ट बंगाल के चुनाव में, तो ऐसा क्यों हो रहा है? वेस्ट बंगाल के 2026 चुनाव में सुरक्षा बलों की तैनाती इसीलिए ज्यादा हुई क्योंकि राज्य में पहले से चुनावी हिंसा का इतिहास है और 2026 में लगभग 9 मिलियन नाम मतदाता सूची से हटाए गए, जिससे चिंता बढ़ी। साथ ही बॉर्डर जिलों जैसे मुर्शिदाबाद और कूच बिहार में घुसपैठ और पहचान को लेकर तनाव था और चुनाव आयोग ने 55 सीटों को खर्च संवेदनशील भी घोषित किया, जिससे कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। वोट देने की प्रक्रिया क्या होती है? शुरू से अंत तक स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को बताइए। सबसे पहले मतदाता को अपना नाम मतदाता सूची में चेक करना होता है, जिसके बाद वे अपने निर्धारित बूथ पर जाते हैं। बूथ पर पहुंचने पर उन्हें पहचान के लिए वोटर आईडी या अन्य पहचान पत्र दिखाना होता है। पहचान सत्यापित होने के बाद उन्हें एक सिल वाला कागज दिया जाता है और फिर वे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम पर अपना वोट डालते हैं। वोट डालने के बाद वे एक स्याही वाला निशान लगवाते हैं ताकि दोबारा वोट न डाल सके और इसके बाद प्रक्रिया पूरी हो जाती है। वोट जो कंडक्ट करवाते हैं, जो भी ऑफिसर्स रहते हैं बूथ में, वो किन किन बैकग्राउंड के ऑफिसर्स रहते हैं और उनको कैसे नियुक्त किया जाता है अलग अलग बूथ्स में? मतदान बूथ के अधिकारी, जिन्हें बूथ लेवल ऑफिसर्स BLOs कहते हैं, उनकी भर्ती राज्य की मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया के दौरान हुई, जिसमें लगभग 79,000 BLOs नियुक्त किए गए थे। उनका मुख्य काम मतदाता सूची तैयार करना, पहचान सत्यापित करना और बूथ पर सही नामों का रिकॉर्ड रखना है। पिछले साल व्यापक प्रशिक्षण भी दिया गया ताकि वे डिजिटल उपकरणों और सत्यापन प्रक्रिया से अच्छी तरह परिचित हों। मैंने देखा कि जो बैंक के ऑफिसर्स रहते हैं वो भी कहीं ना कहीं इलेक्शन की ड्यूटी में जाते हैं, प्लस अलग अलग टीचर्स भी इलेक्शन की ड्यूटी में शामिल रहते हैं, तो वो कैसे शामिल हो पा रहे हैं? वेस्ट बंगाल चुनाव में बैंक अधिकारियों और शिक्षकों को चुनाव ड्यूटी में इसलिए शामिल किया जाता है क्योंकि भारतीय संविधान और चुनाव कानून के तहत राज्य सरकार को सरकारी कर्मियों को चुनावी ड्यूटी के लिए नियुक्त करना होता है। जिला निर्वाचन अधिकारी विभागों से चयनित सूची बनाते हैं और फिर इनका प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे ईवीएम हैंडलिंग और बूथ प्रबंधन जैसे कामों को सही तरीके से कर सके। अगर बाय चांस किसी इंसान का वोटर लिस्ट पे नाम है, लेकिन जब वो जाता है तो उसको वोट नहीं दिया जाता या फिर वोट नहीं दिलाया जा सकता, ऐसा क्यों होता है? और अगर ऐसा हो तो वो क्या कर सकता है? अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में है लेकिन आप वोट नहीं दे पाते तो सबसे पहले आप बूथ के प्रेसीडिंग ऑफिसर से वजह पूछें। अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिलता तो आप एक लिखित शिकायत दर्ज करें और अपने वोटर आईडी और बूथ का विवरण शामिल करें। फिर आप अपने BLO या चुनाव आयोग के पोर्टल पर अपील कर सकते हैं और अगर फिर भी समस्या बनी रहे तो आप राज्य चुनाव आयोग या उच्च न्यायालय से न्यायिक समीक्षा का सहारा ले सकते हैं। तो हमें बहुत सारी कंडीशंस को लिख के जो BLO के जो पोर्टल हैं उन पर हम अपील कर सकते हैं। आपको सारी परिस्थितियां लिखनी होंगी, जैसे आपका नाम सूची में है, आपने पहचान पत्र दिखाया लेकिन फिर भी वोट नहीं मिला और जितनी भी संबंधित जानकारी है वो आप BLO के पोर्टल पर अपील में दर्ज करें। इससे आपका केस सही तरीके से दर्ज होगा और चुनाव आयोग उसे ध्यान से देखेगा। सो फेज़ 1 में जो इलेक्शंस हुए तो उनको कौन कौन से तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा और कौन कौन सी चीज़ें बहुत अच्छी हुई? 2026 के वेस्ट बंगाल चुनाव के पहले चरण में रिकॉर्ड वोटिंग हुई, करीब 92.7%, जो राज्य में अब तक सबसे ज्यादा है। सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाए गए थे, जैसे 100% लाइव वेबकास्टिंग और हजारों संकेंद्रीय बल तैनात किए गए थे, जिससे चुनाव को काफी हद तक सुरक्षित रहा। लेकिन बड़ी चुनौती थी कि लगभग 9 मिलियन नाम वोटर सूची से हटाए गए और कुछ जगहों पर, खासकर मुर्शिदाबाद में, हिंसा और डराने धमकाने की घटनाएं भी हुई, जिससे चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित किया गया। सो अलग अलग न्यूज़ चैनल्स के कुछ लिस्ट बताइए, कुछ प्रेडिक्शंस बताइए कि इस चुनाव में रिजल्ट क्या हो सकती है। अभी के अनुमान के मुताबिक बीजेपी ने दावा किया है कि वे 100 से ज्यादा सीटें जीत सकते हैं और ममता बनर्जी की TMC ने इसे उनके समर्थन का संकेत बताया है। 152 सीटों वाले पहले चरण में 90% से ज्यादा रिकॉर्ड वोटिंग हुई, जो दोनों दलों के लिए अहम है। हालांकि किसी विश्लेषकों का मानना है कि बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट से नाम हटने और भारी सुरक्षा के कारण निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं और अंतिम नतीजे दूसरे चरण और अंतिम गिनती पर निर्भर करेंगे।
सो वेस्ट बंगाल में कुल मिला के कितनी सीटें हैं और किसी भी पक्ष जो भी जीतने वाली है उनको कितने सीट चाहिए जीतने के लिए? वेस्ट बंगाल विधानसभा में कुल 294 सीटें हैं और बहुमत पाने के लिए किसी भी पार्टी को कम से कम 148 सीटें चाहिए। यानी 294 में से आधे से एक ज्यादा यानी 148 सीटें जीतकर ही पूर्ण बहुमत मिलता है। ओके, सो विधानसभा के चुनाव क्यों होते हैं और अलग अलग चुनाव क्यों होते हैं वो बताइए। विधानसभा चुनाव इसलिए होते हैं क्योंकि इसी के जरिए राज्य का पूरा शासन चलाने वाले विधायक चुने जाते हैं, जो कानून बनाते हैं, नीतियां बनाते हैं और सरकार का संचालन करते हैं। अलग अलग चुनाव इसलिए होते हैं ताकि अलग अलग स्तरों पर लोगों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके, जैसे लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनाव या नगर निगम चुनाव। इससे अलग अलग स्तरों पर जनता अपनी सरकार चुनकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा लेती है। अलग अलग चुनाव होते हैं, सबका उदाहरण दीजिए कि वो कब कब होते हैं, उनका पूरा टाइमिंग बताइए। भारत में मुख्य चुनावों के अलग अलग प्रकार होते हैं। लोकसभा चुनाव लगभग हर 5 साल में होते हैं, जबकि राज्यसभा के कुछ सदस्य हर 2 साल में चुनते हैं। राज्य विधानसभा चुनाव भी आमतौर पर 5 साल में होते हैं और स्थानीय चुनाव जैसे पंचायत या नगर निगम भी लगभग 5 साल में होते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव हर 5 साल में होता है और विधानसभा लोकसभा की रिक्त सीटों के लिए भी उपचुनाव होते हैं जब भी जरूरत हो। मेरा क्वेश्चन ये था कि मतदाता जागरूकता के लिए क्या कदम उठाए गए थे, कौन से स्टेप्स उठाए गए थे जिससे कि लोग बहुत ज़्यादा संख्या में मतदान देने के लिए आ सके। चुनाव आयोग ने वेस्ट बंगाल 2026 के चुनाव से पहले एक बड़ा मतदाता जागरूकता अभियान चलाया, जिसे चुनाव का पर्व पश्चिम बंगाल का गर्व कहा गया। इसके तहत स्कूल और कॉलेजों में इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब बनाए गए, नेशनल वोटर सर्विसेज पोर्टल जैसे डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल आसान बनाया गया और लोकल प्रोग्राम से लोगों को प्रेरित किया गया। खासकर महिलाओं और पहले वोट डालने वाले युवाओं पर जोर दिया गया। चुनावी खर्च की सीमा क्या थी, कौन कौन से पार्टीज ने कितने कितने पैसे खर्च किए होंगे? अभी तक ये साफ नहीं है कि वेस्ट बंगाल 2026 विधानसभा चुनाव में किसी उम्मीदवार या पार्टी की खर्च सीमा क्या थी, लेकिन चुनाव आयोग ने सामान्य रूप से विधानसभा उम्मीदवारों के लिए खर्च सीमा करीब 25 लाख रुपए तय की है। हालांकि पूरे चुनाव के दौरान बड़ी मात्रा में अघोषित खर्च, नकद और शराब की जब्ती हुई, जिसकी कुल राशि 300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बताई गई है। ये जो भी पार्टी खर्च करते हैं वो कहाँ से खर्च करते हैं, क्योंकि एक पार्टी में उतनी ज़्यादा पैसे तो वो कमाते नहीं हैं, तो पैसे कहाँ से लाते हैं और कैसे खर्च कर पाते हैं? राजनीतिक पार्टियां अपने चुनावी खर्च के लिए अलग अलग स्रोतों से धन जुटाती हैं, जैसे व्यक्तिगत दान, कंपनियों से योगदान और कुछ हद तक सरकारी सहायता। भारत में पार्टियों को 20,000 रुपए से ज्यादा के दान घोषित करने होते हैं, लेकिन बड़ी नकद और गुमनाम दानों का स्तर बढ़ा हुआ है, जिससे लगभग 25% खर्च सीधे मतदाताओं को लुभाने में जाता है। भारत में यह व्यवस्था पारदर्शिता की कमी से जानी जाती है और सुधार की जरूरत बताई जा रही है। तो जो भी शर्तें रखी गई हैं कि इतनी लिमिट होनी चाहिए किसी भी पार्टी का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, लेकिन जितनी लिमिट होती है उससे बहुत ज़्यादा लिमिट क्रॉस की जाती है और अलग अलग तरीक़ों से एडवर्टाइजमेंट होता है। भारतीय राजनीति में चुनावी खर्च की सीमा केवल उम्मीदवारों पर लागू होती है, न कि पूरी पार्टी पर, जिससे पार्टियां बड़ी मात्रा में खर्च कर पाती हैं। उम्मीदवारों के खर्च पर सख्त सीमा होती है, लेकिन पार्टी से जुड़े विज्ञापन और प्रचार पर कोई कानूनी छत नहीं है। इसी वजह से पार्टियां डिजिटल और पारंपरिक मीडिया पर भारी खर्च करती हैं, जिससे वे अक्सर सीमा पार कर जाती है और यह एक बड़ा गंभीर मुद्दा बन जाता है। अगर कोई पार्टी किसी कंपनी से कुछ पैसे लेते हैं एडवर्टीजमेंट के लिए, तो उसका उदाहरण दीजिए कि वो किस तरीके से पैसे को ट्रांसफ़र करते हैं एक चीज़ों से दूसरे चीज़ों पे। भारत में कंपनियां कानूनी रूप से राजनीतिक पार्टियों को दान दे सकती हैं, लेकिन यह दान सीधे पार्टी के खाते में जाता है और फिर पार्टी उसी रकम से विज्ञापन जैसे खर्च करती है। दान 20,000 या उससे ज्यादा होने पर रिपोर्ट करना जरूरी है, लेकिन चुनाव में दौरान खर्च की पारदर्शिता कम रहती है। पहले 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड योजना थी, जिसमें कंपनियां गुमनाम तरीके से पैसे देती थी, लेकिन 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया। पहले तो इलेक्टोरल बॉन्ड की चीज़ें थी, लेकिन अभी 2024 में जब सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ें हटा दी, तो अब कौन सी चीज़ें चलती हैं? सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2024 में इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार दिया, क्योंकि इसकी गुमनामी की शर्त ने मतदाताओं के जानने के अधिकार का उल्लंघन किया था। कोर्ट ने बैंक ऑफ इंडिया को नए बॉन्ड जारी करना रोकने और दान देने वाली वसूली का डेटा
चुनाव आयोग को सौंपने का आदेश दिया। फिलहाल इलेक्टोरल बॉन्ड का कोई औपचारिक विकल्प नहीं आया है और अब पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नए नियमों पर चर्चा चल रही है। तो अभी भी तो चीज़ें चल रही हैं, अभी भी तो पैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो क्या ये इलीगल नहीं हो सकता? अभी भी दान और पैसा ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन अभी यह पूरी तरह से गुप्त तरीके से नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सभी दान और ट्रांसफर का रिकॉर्ड चुनाव आयोग के पास दर्ज करना जरूरी है। अगर कोई पार्टी बिना घोषित किए पैसे लेती है तो वो बाद में जांच का विषय बन सकती है और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। अब बात करते हैं एडवर्टीज़मेंट की, कि कोई एक पार्टी कब से एडवर्टीज़मेंट स्टार्ट कर सकती है और कैसे कैसे अलग अलग तरीके रहते हैं एडवर्टीज़मेंट करने के, वो पूरा उदाहरण के साथ बताइए। चुनावी विज्ञापन तब शुरू हो सकते हैं जब चुनाव आयोग आधिकारिक चुनाव कार्यक्रम जारी करता है, यानी जब तारीखें घोषित होती हैं, और इसके बाद सभी विज्ञापन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत नियमन में आते हैं। विज्ञापन शुरू करने के बाद उन्हें पहले चरण के मतदान से कम 48 घंटे पहले बंद करना होता है। मुख्य रूप से विज्ञापन टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया, प्रिंट और आउटडोर होर्डिंग्स जैसे माध्यमों से किए जाते हैं, और सभी इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल विज्ञापन को पहले मीडिया सर्टिफिकेशन कमेटी से मंजूरी लेनी होती है। अभी के चुनाव में सबसे ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट कौन सी चीज़ों से की गई है? इस बार वेस्ट बंगाल चुनाव में सबसे ज्यादा विज्ञापन डिजिटल और सोशल मीडिया के जरिए हुए, जिनमें लगभग 10 करोड़ रुपए तक का खर्च एक महीने में आया। इसके अलावा रोड शो, रैलियों और लाइव मीट एंड ग्रीट जैसे पारंपरिक माध्यमों का भी इस्तेमाल हुआ। साथ ही टीवी, रेडियो और प्रिंट विज्ञापन भी असरदार रहे, लेकिन डिजिटल विज्ञापन ने सबसे बड़ा प्रभाव डाला। अभी मैं बहुत सारी चीज़ें देख रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन के नियमों का उल्लंघन होता है। कोई एक पार्टी दूसरे पार्टी की चीज़ों को हटाती है, जैसे वो अगर एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं पोस्टर लगा के, तो वो कहीं ना कहीं पोस्टर को भी फाड़ देते हैं। तो ये चीज़ें कहाँ तक गलत है और इसका कौन सा स्टेप लेना चाहिए? चुनाव आयोग के मुताबिक राजनीतिक पार्टियों को पोस्टर लगाने से पहले मालिक से अनुमति लेना जरूरी है और सार्वजनिक जगहों पर पोस्टर लगाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। अगर कोई पार्टी नियम तोड़ती है तो चुनाव आयोग नोटिस जारी करता है, पोस्टर हटवाता है और खर्च उम्मीदवार के खर्च में जोड़ दिया जाता है। अगर आप उल्लंघन देखें तो आप सी विजिल या अपने जिला अधिकारी को तुरंत रिपोर्ट कर सकते हैं, ताकि निष्पक्षता बनी रहे। तो इस बार के चुनाव में कौन से नए टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुए और सोशल मीडिया पर किस तरह प्रचार हुआ वेस्ट बंगाल में? इस बार के वेस्ट बंगाल चुनाव में नई तकनीक का बड़ा इस्तेमाल हुआ। चुनाव आयोग ने 100% पोलिंग बूथों की वेबकास्टिंग और एआई वीडियो एनालिटिक्स का इस्तेमाल किया, जिससे वास्तविक समय में निगरानी और पारदर्शिता बढ़ी। सोशल मीडिया पर दोनों बड़ी पार्टियों ने जबरदस्त डिजिटल कैंपेन किए, खासकर युवाओं को टारगेट करके, जिससे हर मतदाता तक व्यक्तिगत रूप से जुड़ने में मदद मिली। तो आपने बताया कि एआई की कुछ मदद ली गई वोट देने के लिए और उससे काफ़ी सुविधाएं हुई। कौन कौन सी सुविधाएं हुई और ये एआई किस तरीके से काम करती है? इस बार के वेस्ट बंगाल चुनाव में चुनाव आयोग ने एआई का इस्तेमाल किया, जिसमें लगभग 2 लाख कैमरे सभी पोलिंग बूथों पर लगाए गए थे और एक केंद्रीय कंट्रोल रूम से 80,000 से ज्यादा बूथों की रियल टाइम निगरानी हुई। एआई वीडियो एनालिटिक्स ने भीड़, वाहनों और संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाने में मदद की, जिससे पारदर्शिता बढ़ी और जल्दी अनियमितताओं का पता चला। लेकिन इंसानी निगरानी भी जरूरी थी, क्योंकि कभी कभी पारदर्शिता गलत भी हो सकता था। इससे तो बहुत ही मदद मिली होगी। हर एक बूथ पे डायरेक्ट नज़र रखना, जो भी गलत चीज़ें होंगी वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। यही सबसे बड़ी फायदेमंद बात थी। हर बूथ पर सीधे निगरानी से न केवल गलत गतिविधियों को तुरंत पकड़ना आसान हुआ, बल्कि मतदाताओं के बीच भरोसा भी बढ़ा। इससे चुनाव की पारदर्शिता और निष्पक्षता दोनों मजबूत हुई और कम समय में ही कोई भी गड़बड़ी पकड़ ली गई। तो क्या कहीं पे ऐसा केस आया कि बूथ कैप्चरिंग हो रही है? इस बार के वेस्ट बंगाल चुनाव में चुनाव आयोग ने 8,000 से ज्यादा बूथों को सुपर सेंसिटिव घोषित किया था और मुर्शिदाबाद जैसी जगहों पर कुछ बूथों में वोटर्स को प्रवेश में बाधा का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट्स में हिंसा के 41 मामले दर्ज हुए और कई जिलों में गिरफ्तारियां भी हुई। हालांकि चुनाव आयोग ने सख्त निगरानी और त्वरित कार्रवाई के जरिए बूथ कैप्चर जैसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाए हैं। फेज 2 में जो होने वाली इलेक्शन है वो कितनी ज़्यादा सुरक्षित है और कौन कौन से स्टेप्स उठाए गए हैं इस चुनाव को अच्छे तरीके से करने के लिए? दूसरे चरण के वेस्ट बंगाल चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने एक मजबूत सुरक्षा रणनीति बनाई है, जिसमें कुल 2,321 सीएपीएफ कंपनियां तैनात की गई हैं, करीब 2.4 लाख जवानों के साथ। हर बूथ पर 100% वेबकास्टिंग की गई, एआई सक्षम निगरानी कैमरे लगाए गए और स्थानीय पेट्रोलिंग यूनिट्स भी बनाई गई, ताकि हर बूथ पर सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।
एक ऑफिसर अगर तैनात होता है एक बूथ में और वो जिम्मेदार होता है हर एक वोट दिलाने में, तो अब बताइए उसका पूरा शेड्यूल काम क्या होता है सुबह से शाम तक। एक बूथ लेवल ऑफिसर का पूरा दिन सुबह से शाम तक पहले बूथ पर सुबह से 2 घंटे पहले पहुंचने से शुरू होता है, जहां वो ईवीएम, मतदान सूची और बूथ की तैयारी चेक करता है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होती है और वो हर मतदाता की पहचान और वोट का सत्यापन करता है। पूरे दिन लाइन का प्रबंधन और कोई गड़बड़ी रिपोर्ट करता है। शाम को मतदान खत्म होने के बाद वो सभी दस्तावेज, ईवीएम और रिपोर्ट्स सुरक्षित तरीके से जमा करता है और ड्यूटी खत्म होने पर अधिकारी से हस्तांतरित करता है। लोगों को वोट क्यों देनी चाहिए और जो लोग वोट नहीं देते वो कौन कौन सी गलतियां कर रहे हैं? वोट देना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, जिसे हम सीधे अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, जो हमारी जरूरतों और आवाज को संसद तक पहुंचाते हैं। जो लोग वोट नहीं देते वे अक्सर भविष्य की राजनीति को प्रभावित करने वाले फैसलों से दूर रह जाते हैं और बाद में उन्हें शिकायत का मौका नहीं मिलता, क्योंकि उनकी आवाज कभी गिनी नहीं जाती। तो मेनली यही चीज़ें होती है कि आपको अगर किसी उम्मीदवार पे भरोसा है तो वोट दीजिए और अपना समर्थन दीजिए उस उम्मीदवार को, क्योंकि फ्यूचर में जो भी जिम्मेदारी होगी वो आपके वोट पर ही डिपेंड करता है। वोट देने से न सिर्फ आपका खुद का भविष्य प्रभावित होता है, बल्कि आपका एक छोटा सा निर्णय पूरे समाज की दिशा तय करता है। इसीलिए अपने भरोसे वाले उम्मीदवार को वोट देना वास्तव में एक जिम्मेदारी और अधिकार दोनों है, जो हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। आपसे बात करके इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मुझे भी सच में बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने जो सवाल उठाए वो बहुत ज़रूरी थे और इनका जवाब देना वाकई दिलचस्प था। अगर आपको और किसी टॉपिक पर चर्चा करनी हो तो मैं तैयार हूँ।